हेलो ऑल ऑफ यू, नाउ विल कंटिन्यू विद सेबी गाइडलाइंस। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो है चैप्टर 8 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट। बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें क्या होता है कि हम पब्लिक ऑफर ना करके हम जो QIBs होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, उनको हमारे शेयर्स ऑफर करेंगे पूरे। तो उसको कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसको प्राइवेट प्लेसमेंट भी कहते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट टू QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो देखते हैं, बहुत सिंपल है। उसमें लिखा है कि प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मेड बाय अ लिस्टेड इशूअर। ठीक है भाई, यानी पहली बात ही कौन है कि QIP कौन कर सकता है? जो ऑलरेडी लिस्टेड इशूअर। इशूअर का मतलब है कंपनी, इट शुड बी ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। फिर डेफिनेशन में कुछ पॉइंट्स है। एलिजिबल सिक्योरिटी, यानी कौन सी सिक्योरिटी हम QIP के पास रख सकते हैं, यानी QIP के अंदर QIBs के पास रख सकते हैं। तो उसमें इक्विटी शेयर्स भी है, देन नॉन कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी है, अलॉन्ग विद वारंट्स एंड कन्वर्टिबल सिक्योरिटी अदर देन वारंट्स। तो कन्वर्टिबल सिक्योरिटी भी है, यानी कि कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। नॉन कन्वर्टिबल भी है, जिसके साथ में हम वारंट इशू करते हैं। वारंट यानी वही विच एंटाइटल्स यू टू बाय द शेयर्स एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। तो NCD प्लस वारंट्स या फिर कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, जिसमें पार्टली कन्वर्टिबल भी आएंगे या फिर फुल्ली कन्वर्टिबल भी आएंगे, और इक्विटी शेयर्स तो है ही। तो ये तीनों अपन QIP के पास, यानी QIP के अंदर QIBs के पास दे सकते हैं। इक्विटी शेयर्स डायरेक्टली, या नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स विथ वारंट्स विच एंटाइटल्स देम टू परचेज इक्विटी शेयर्स लेटर ऑन, या फिर PCD और FCD। देन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का डेफिनेशन मीन्स अलॉटमेंट ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटी बाय अ लिस्टेड इशूअर टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। यानी पब्लिक इशू नहीं है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब प्राइवेट इशू, जिसमें अपन QIBs को बुलाएंगे और उनको स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर करेंगे कि आपको हम इतने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, आपको इतने, आपको इतने। तो उसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर रेलेवेंट डेट का डेफिनेशन है। इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, द डेट, रेलेवेंट डेट फिर से वही प्राइसिंग के लिए कि क्या प्राइस पे हम अलॉट करेंगे, तो उसके लिए रेलेवेंट डेट, जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। सो इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, द डेट ऑफ मीटिंग इन विच द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द इशूअर, यानी BOD का जो मीटिंग होता है, और द कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द इशूअर डिसाइड्स टू ओपन द प्रपोज्ड इशू, डिसाइड्स टू ओपन द प्रपोज्ड इशू, तो उसको अपन रेलेवेंट डेट कहेंगे। And in case of allotment of eligible convertible securities, either the date of the meeting in which the board of directors of the issuer or the committee of the issuer decides to open the issue of the convertible security, or the date on which the holder of the convertible security becomes entitled to apply for the equity shares, यानी कि वारंट के केस में। तो वारंट के केस में रेलेवेंट डेट क्या होगा? जब उनको राइट मिलेगा अप्लाई करने का फॉर द शेयर्स, तो उसको अपन मानेंगे रेलेवेंट डेट। फिर देखो कंडीशंस क्या क्या है। 82 में कंडीशंस दिए है, तो उसमें लिखता है कि लिस्टेड इशूअर मे मेक QIP if it satisfies the following conditions. Number 1, special resolution, underline करो, special resolution approving QIP has been passed by shareholders। क्योंकि देखो QIPP वही है ना, ये भी एक टाइप का प्रेफरेंशियल ही है, क्योंकि हम प्रेजेंट शेयर होल्डर्स को अवॉइड करके बाहर वाले को इशू कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? प्रेफरेंशियल। तो एक टाइप का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ही है ये भी, तो इसलिए अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन पहले पास करना होगा जनरल मीटिंग के अंदर।
Then the equity shares of the same class which are proposed to be allotted through QIP or pursuant to conversion or exchange. Conversion यानी कि convertible debentures, exchange यानी कि warrant of eligible security offered through QIP have been listed. यानी सेम सिक्योरिटी जो हम ऑफर कर रहे हैं वो ऑलरेडी लिस्टेड होनी चाहिए. और कितने समय से लिस्टेड होनी चाहिए? तो देखो, लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स यानी BSE या NSE में लिस्टेड होनी चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 year prior to the date of issuance of notice to its shareholders for convening the meeting to pass the special resolution. तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए जो मीटिंग बुलाएंगे अपन, तो मीटिंग के 1 साल पहले से ये लिस्टेड होने चाहिए सेम शेयर्स. Provided that where the issuer being a transferee company in a scheme of merger, demerger, amalgamation sanctioned by High Court under 391 to 394 of the Companies Act makes a QIP, the period for which the equity shares of the same class of the transferor company were listed having nationwide terminal. यानी अपन क्या करेंगे, ट्रांसफरर यानी अमालगमेटिंग कंपनी जो था टिंग प्लस अमालगमेशन के बाद जो टेड कंपनी है, तो इन दोनों का पीरियड ऑफ होल्डिंग ऐड करेंगे यानी पीरियड ऑफ लिस्टिंग, दोनों का पीरियड ऑफ लिस्टिंग ऐड करेंगे. जैसे कि अमालगमेटिंग कंपनी ऑलरेडी 9 महीने से लिस्टेड है, फिर अमालगमेशन हुआ और उसके 6 महीने के बाद अगर अमालगमेटेड कंपनी QIP करना चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि अपन दोनों को ऐड करेंगे. तो उसमें लिखा है कि अमालगमेटिंग यानी ट्रांसफरर कंपनी जो थी या डीमर्जर में डीमर्ज कंपनी जो थी, और नई कंपनी क्या कहलाती है, रिजल्टिंग कंपनी. तो रिजल्टिंग कंपनी का जो पीरियड ऑफ लिस्टिंग रहेगा उसमें अपन डीमर्ज कंपनी का जो पीरियड ऑफ लिस्टिंग था उसको ऐड करेंगे, लेकिन वो भी नेशन वाइड टर्मिनल पे होना चाहिए यानी कि BSE या फिर NSE. तो लिखा है shall also be considered. Then if it is it is in compliance with the requirements of minimum public shareholding, minimum public shareholding जो है regulations उसको comply करना चाहिए. And in the special resolution it shall be among other matters specified that the allotment is proposed to be made through QIP and the relevant date भी उसमें mention करने का है. Then for the purpose of clause B, equity shares of the same class shall mean, वो तो कोई काम का नहीं है, छोड़ देने का उसको. Then appointment of merchant banker. तो QIP shall be managed by merchant bankers registered with the board who shall exercise due diligence. जैसे नॉर्मल पब्लिक इशू है उसमें भी मर्चेंट बैंकर को हम अपॉइंट करते हैं, तो QIP के अंदर भी उनको अपॉइंट करना है. The merchant banker shall, while seeking in principle approval for listing of eligible securities issued under QIP, furnish to each stock exchange on which the same class of the shares are already listed a due diligence certificate. तो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट बना करके सभी स्टॉक एक्सचेंजेस में जमा कराने का है जहां जहां भी हमारे शेयर्स लिस्टेड है. देन प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट. तो यहां प्रोस्पेक्टस नहीं बनता, प्रोस्पेक्टस की जगह हम क्या बनाते हैं, प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट. तो उसमें लिखा है कि QIP shall be made on the basis of a placement document. The document shall be serially numbered and copies shall be circulated only to select investors. हम जिन QIBs को बुलाना चाहते हैं, मान लो कि 20-25 QIBs को हम बुला रहे हैं, तो उनके नाम से बनेगा और उनको इशू होगा और ये सीरियली नंबर्ड रहेगा. तो अगर 25 लोगों को बुलाना है तो 1, 2, 3, 4, 25 नंबर्स के ये डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, सबको हम इशू करेंगे. Then the issuer shall, while seeking in principle approval from the exchanges, एक्सचेंज का जो परमिशन लगता है अपने को, इन प्रिंसिपल अप्रूवल पहले लगेगा, furnish a copy of this document, then a certificate confirming compliance with the provisions of this chapter along with any other documents required by the stock exchange. तो उनके पास जमा कराने का है. And the placement document shall also be placed on the website of the concerned stock exchange. एक्सचेंज के वेबसाइट पे उसको दिखाया जाएगा. एंड ऑफ द इशूअर, अपनी कंपनी के वेबसाइट पे भी आएगा.
with a disclaimer to the effect that it is in connection with QIP and that no offer is being made to public. अब वेबसाइट पे डालेंगे तो पब्लिक इंफॉर्मेशन हो जाएंगी, तो वहां सीधा सीधा लिखना पड़ेगा कि ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ QIP के अंदर QIBs के लिए है. सो इट इज नॉट एन ओपन ऑफर टू पब्लिक. आप देख सकते हो मगर कुछ कर नहीं सकते. देन प्राइसिंग, तो QIBs को अपने को देना है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, तो उसमें प्राइसिंग कैसे करेंगे, हाउ टू प्राइस द शेयर्स. तो कल जैसे हमने देखा था इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल, तो प्रेफरेंशियल में तो दो चीजों को अपन देखते थे, 26 लॉन्ग टर्म एवरेज एंड 2 वीक्स शॉर्ट टर्म एवरेज, एंड देन वी टेक विच एवर इज मोर. याद है? वेरी गुड. तो लॉन्ग टर्म एवरेज, शॉर्ट टर्म एवरेज यहां पर, और उसके अंदर भी एक पॉइंट था कि अगर हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को देते हैं तो 2 हफ्ते देखेंगे, है ना. तो वही यहां पर भी है. देखो यहां सिर्फ अपने को 2 वीक्स देखना है, ओनली शॉर्ट टर्म एवरेज, नॉट द लॉन्ग टर्म एवरेज. तो लिखता है देखो, qualified institutional placement shall be made at a price not less than the average of the weekly high and low of closing prices of the equity shares of the same class quoted on the stock exchange during the 2 weeks preceding the relevant date. तो relevant date हमने निकाला, उसके 2 हफ्ते पहले का हाई लोस का एवरेज निकालेंगे, एक हफ्ते का क्लोजिंग प्राइसेस का, और फिर उसको अपन दोनों हफ्तों को मिलाकर फिर एवरेज करेंगे. प्रोवाइडेड दैट द इशूअर मे ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ नॉट मोर देन 5% ऑन द प्राइस सो कैलकुलेटेड फॉर QIP सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स अंडर द स्पेशल रेजोल्यूशन. तो जो स्पेशल रेजोल्यूशन हम पास करने वाले हैं उसमें 5% तक का डिस्काउंट दिया जा सकता है. याद रखो. तो पहले तो 2 हफ्तों का एवरेज लेंगे और वो प्राइस या उसके ऊपर रख सकते हैं आप, लेकिन अगर डिस्काउंट देना है तो दे सकते हो, बट मैक्सिमम 5%. देन वेयर एलिजिबल सिक्योरिटीज आर कन्वर्टिबल इनटू और एक्सचेंजेबल विद इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर. कन्वर्टिबल इनटू यानी कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, एक्सचेंजेबल का मतलब वारंट, अगर हमने वारंट इशू किया. Then the issuer shall determine the price of such equity shares allotted pursuant to such conversion or exchange, taking the relevant date as decided and disclosed by it while passing the special resolution. ठीक है भाई, स्पेशल रेजोल्यूशन में अपन डेट डिसाइड करेंगे कि ये डेट के हिसाब से हम देखेंगे, जो कि 2 होते हैं, या तो अभी का जब हम ये डॉक्यूमेंट्स इशू कर रहे हैं, या फिर बाद का रख सकते हैं जब ये कन्वर्टिबल में आएंगे. ये सब प्रेफरेंशियल में कल मैंने समझाया था डिटेल में आपको कि कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज है तो या एक्सचेंजेबल वारंट, तो उसमें 2 तरह से प्राइस डिटरमिन हो सकता है, कन्वर्शन प्राइस. एक तो शुरुआत में ही, या दूसरा क्या होता है कि बाद में करेंगे जब कन्वर्जन का डेट आएगा तब, तो फिर वहां से 2 हफ्ते का लेंगे अपन. तो वो ये स्पेशल रेजोल्यूशन में डिसाइड करके पहले से लिख देंगे कि कब का लेने वाले हैं, प्री डिटरमिन या पोस्ट डिटरमिन. Then the issuer shall not allot partly paid shares. इसमें partly paid shares नहीं होते, इसमें पूरे fully paid ही रहेंगे. Provided that in case of allotment of non-convertible debt instruments along with warrants, the allottees may pay the full consideration or part thereof payable with respect to warrants at the time of allotment of such warrants. Warrant जो रहता है, तो warrant में मैंने आपको कल भी बताया था ना कि 25% मार्जिन हम लेके रखते हैं नॉर्मली, और बाकी 75% जो है फिर वारंट के जब एक्सरसाइज करने का समय आता है तब लेते हैं. तो यहां भी कोई लिखा है कि जो वारंट पार्ट है तो उसका आप पार्ट भी ले सकते हो, फुल भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू. पार्ट भी लो, फुल भी लो, चलता है. तो वहां लिखा है मे पे, अलॉटीज मे पे फुल कंसिडरेशन और पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू वारंट्स बट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्टिबल डिबेंचर. जैसे डिबेंचर 100 रुपए का है, साथ में वारंट है, तो डिबेंचर का तो पूरा पैसा लेना है. वारंट का जो है, कितने शेयर्स का वारंट है, उसमें अगर प्री डिटरमिन प्राइस है तो आप पूरा ले लो, अगर पोस्ट डिटरमिन्ड है तो फिर कुछ अमाउंट अभी ले लो और बाकी बाद में लेंगे. या प्री डिटरमिन्ड है तो भी आप ऐसा कर सकते हो कि अभी मार्जिन ले लो 25% और बाकी बाद में ले लेना. और फिर उसमें आगे लिखा है कि ऑन अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अटैच्ड टू वारंट सच इक्विटी शेयर्स शैल बी फुल्ली पेड अप.
यानी जब वो लोग एक्सरसाइज करेंगे वारंट को तब पूरा पैसा ले लेना है। यानी मान लो कि पहले अगर 25% लिया है तो जब वो अप्लाई करेंगे कि ठीक है मैं शेयर्स दे दो, तब पूरा 75% बैलेंस जो है वो आपको लेना पड़ेगा फुल। देन प्राइस डिटरमिन्ड फॉर QIP शैल बी सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स। ये जो कल लिखा था सेम पॉइंट है, सेम लॉजिक। If the issuer makes an issue of equity shares by way of capitalization of profit or reserves other than by way of dividend or shares, makes a right issue of equity shares, consolidates its outstanding equity shares into smaller number, divides its outstanding equity shares, reclassifies, यानी वो कुछ चेंजेस अगर आपने किए होंगे तो फिर उसको अपन एडजस्टमेंट करेंगे। देन एक्सप्लेनेशन है, वो भी कोई काम का नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज कौन सा देखेंगे जिसपे हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है 2 हफ्तों में। अगर 2-4 एक्सचेंज पे हमारे शेयर्स लिस्टेड तो कौन से वाले स्टॉक एक्सचेंज से अपन एवरेज निकालेंगे जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुआ होगा इन 2 हफ्तों के अंदर। फिर एक पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन अलॉटमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। Allotment under QIP shall be made subject to following conditions. Minimum of 10%, minimum 10% of the securities shall be allotted to mutual funds. 10% reservation mutual funds के लिए रखना है. Provided that if the mutual funds do not subscribe to the said minimum percentage, mutual funds ने जितने application दिए, समझ लो हमने 12 QIBs को invite किया जिसमें से 5 mutual funds थे, तो म्यूचुअल फंड्स ने इतना सब्सक्राइब ही नहीं किया। अगर उन्होंने 4% ही सब्सक्राइब किया तो फिर बैलेंस 6% बच जाएगा, उसका क्या करेंगे? फिर वो दूसरे QIBs को अलॉट कर सकते हैं। देन नो अलॉटमेंट शैल बी मेड ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी QIB हु इज अ प्रमोटर और एनी पर्सन रिलेटेड टू प्रमोटर्स। प्रमोटर है या प्रमोटर से रिलेटेड है तो उसको अलॉट नहीं करने का है। Provided that a QIB who does not hold any shares in the issuer and who has acquired the said right in the capacity of a lender shall not be deemed to be a person related to promoters. यानी एक QIB है जो जिसने लोन दे के रखा है कंपनी को, उसके पास शेयर्स नहीं है हमारे, उसने लोन दिया है, तो उसको रिलेटेड मानेंगे क्या? तो वहां लिखा है कि नहीं, लेंडर QIB है सिर्फ, तो उसको रिलेटेड नहीं मानेंगे, तो उसको आप फिर यहां पे शेयर्स दे सकते हो। लेकिन जो शेयर होल्डर QIB है वो रिलेटेड हो गया, इंटरेस्टेड पार्टी हो गई, उसको अपन यहां शेयर्स नहीं दे सकते। देन इन अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट अलॉन्ग विद वारंट्स, an investor can subscribe to the combined offering of non-convertible debt instrument with warrants or to the individual security that is either non-convertible debt instrument or warrants. तो हमने ये दोनों ऑफर किए, NCD प्लस वारंट, तो ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले ने दोनों खरीदना है, वो दोनों खरीद सकता है, या वो सिर्फ वारंट खरीद सकता है, या वो सिर्फ NCD खरीद सकता है, ऑप्शन उसके पास रहता है। And the applicants in QIP shall not withdraw their bids after the closure of the issue. इसमें बिड को विड्रॉ करना अलाउड नहीं है। अगर ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस है तो बिड को आप विड्रॉ नहीं कर सकते। Once the application is made, it is made. You cannot withdraw. फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज B of 1, a QIB who has any of the following rights shall be deemed to be a related person. Related QIB किसको मानेंगे? तो वो डेफिनेशन दिया है, which QIB will be considered as a related person. तो ऊपर में हमने देखा ना कि रिलेटेड अगर QIB है तो उसको अपने को ऑफर नहीं करने का है, तो कौन से QIB को रिलेटेड मानते हैं? तो वहां लिखा है नंबर 1, राइट्स अंडर अ शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट or voting agreement entered into with promoters or persons related to promoters. अगर शेयर होल्डर्स के एग्रीमेंट या वोटिंग एग्रीमेंट के अंदर उनको राइट्स दिए गए, यानी क्या राइट्स, वोटिंग राइट्स वगैरह दिए गए, तो उसको रिलेटेड पर्सन मानेंगे। देन वीटो राइट्स, यानी अगर वो लेंडर भी है, देखो QIB के पास शेयर्स नहीं है, वो लेंडर है, ही इज ओनली अ लेंडर, लेकिन उसके पास वीटो राइट्स,
वीटो राइट यानी कि जो शेयर होल्डर्स डिसीजन लेते हैं जनरल मीटिंग में, उसको ऑब्जेक्ट करने का राइट होता है। वीटो यानी कि ऑब्जेक्शन राइट। जैसे फैमिली में क्या रहता है कि पिताजी के पास वीटो राइट होता है ना, बाकी फैमिली मेंबर्स कुछ भी डिसाइड कर ले, पिताजी ने बोला नो, नॉट एक्सेप्टेबल, तो सब मैटर खत्म हो जाता है, तो उसको वीटो राइट्स कहते हैं। तो ये वीटो राइट जो है, अगर ये हमने उसको देके रखा है, ही इज ओनली अ लेंडर, और अभी हमने ऊपर में क्या देखा कि अगर लेंडर है तो उसको रिलेटेड नहीं मानेंगे, लेकिन यहां लिखा है कि लेंडर है बट विद अ वीटो राइट, तो उसको रिलेटेड मानेंगे। वीटो राइट, वीटो यानी टू ऑब्जेक्ट टू एनी डिसीजन, लिख दो। ही हैज अ राइट टू ऑब्जेक्ट, और अगर वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा तो फिर वो काम नहीं किया जा सकता। Then right to appoint any nominee director on the board of the issuer। तो तीन बात है देखो, या तो उसको वोटिंग राइट देके रखा है, हालांकि वो लेंडर है लेकिन उसको वोटिंग राइट है कंपनी के जनरल मीटिंग में, या फिर नंबर 2 उसके पास वीटो राइट है, यानी मीटिंग में जो भी डिसाइड हो वो उसको कैंसिल कर सकता है, डिसअप्रूव कर सकता है, और तीसरा है कि उसको नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट अगर देके रखा है। हमारे बोर्ड पे QIB जो है वो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, तो उसको रिलेटेड माना जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों उसके पास नहीं है, वो प्लेन लेंडर है सिर्फ, तो फिर उसको रिलेटेड नहीं मानेंगे। फिर आता है मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज। कितने अलॉटीज होने चाहिए? क्या आप अकेले एक QIB को बुला करके पूरे शेयर्स ऑफर कर सकते क्या? तो आंसर है नो। तो वहां लिखा है मिनिमम 2 या 5 तो होने ही चाहिए। तो कब? देखो उसमें लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज फॉर ईच प्लेसमेंट ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटी मेड अंडर द QIP शैल नॉट बी लेस देन 2 where the issue size is equal to or less than 250 crores। 250 crores या उससे कम का इशू साइज है तो 2 मिनिमम होने चाहिए, और अगर 250 करोड़ से ज्यादा का है तो 5 होने चाहिए, एटलीस्ट 5 QIBs। अच्छा, आप कहेंगे कि अपना इंटेंशन तो एक को ही देने का है, तो अपने काम करते हैं, 2 को तो बुलाना क्या है मिनिमम, तो 2 को बुलाएंगे, एक को एक शेयर देंगे और दूसरे को बाकी पूरे शेयर दे देंगे, तो ऐसा अलाउड नहीं है। तो नीचे लिखा है देखो, प्रोवाइडेड दैट नो सिंगल अलॉटी शैल बी अलॉटेड मोर देन 50% ऑफ द इशू साइज। तो अगर मान लो कि आपका अलॉटमेंट 200 करोड़ का है, ठीक है, इशू कितना है 200 करोड़, और 200 करोड़ में आपने 2 लोगों को बुलाया, तो एक को 100 और एक को 100 देना पड़ेगा, हाफ हाफ 50-50 देना पड़ेगा, किसी भी एक को 50 से ज्यादा नहीं दे सकते, तो दोनों को 50-50 देना पड़ेगा। या 3 लोगों को बुलाए, 2 तो मिनिमम है, आप तो ज्यादा बुला सकते हो, सपोज कि 3 लोगों को बुलाए, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक को 60 दिए और बाकी 2 को 20-20 दिए, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी एक को 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। 30-30-40 किए तो चलेगा, लेकिन 60-20-20 नहीं चलेगा। Then QIB belonging to the same group or who are under the same control shall be deemed to be a single allottee। अब सवाल है कि सेम ग्रुप के अगर है QIBs, यानी जैसे कि HDFC के ही 5 म्यूचुअल फंड्स, उन सबको बुलाया तुमने, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है, सबको बुलाया, तो वो 5 सेम ग्रुप में है ना, तो फिर आप उन सबको एक मानो, यानी उन सबको मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। एक तो ये, और ऐसा नहीं चलेगा कि उन 5 को बुलाया और पूरे शेयर्स अलॉट कर दिए, नो। कहने का मतलब कि यहां 5 जो बोला ना 5, तो ये 5 यानी 5 इंडिपेंडेंट QIBs होने चाहिए, नॉट QIBs ऑफ द सेम ग्रुप। HDFC का 5 म्यूचुअल फंड को बुला के दे दिया, नहीं, उनको तो एक मानेंगे, तो अपने को तो 5 चाहिए, तो SBI म्यूचुअल फंड को भी बुलाना पड़ेगा, और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड को भी बुलाना पड़ेगा, और बाकी लोगों को भी बुलाना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप दे सकते। तो एक ही ग्रुप के QIBs को एक माना जाता है। देन वैलिडिटी ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन, तुम्हारी क्या है, शैल बी 12 मंथ्स, अंडरलाइन कर दो। स्पेशल रेजोल्यूशन का वैलिडिटी 12 मंथ्स है, यानी कि 12 मंथ्स के अंदर अंदर तुमको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा अलॉटमेंट का। एंड द इशूअर शैल नॉट मेक सब्सिक्वेंट QIP अंटिल एक्सपायरी ऑफ 6 months
from the date of the prior QIP made pursuant to one or more special resolutions। ठीक है, तो एक QIP हो गया तो उसके बाद 6 महीने तक दूसरा नहीं कर सकते, फिर 6 महीने के बाद फिर से कर सकते, दोनों सिंपल पॉइंट। Then restrictions on amount raised. The aggregate of the proposed QIP and all previous QIPs, proposed and previous, made by the issuer in the same financial year shall not exceed 5 times of the net worth as per the latest audited balance sheet of the previous financial year। यानी 14-15 अपना previous financial year हुआ, तो इसका जो बैलेंस शीट यहां पे रहेगा अपने पास, तो इसके अंदर अगर अपना नेटवर्थ है 100 करोड़, तो अभी अपन 15-16 में टोटलिटी में कितना रेज कर सकते हैं, पूरे साल में मिलाकर कितना रेज कर सकते हैं, 500 करोड़, 5 टाइम्स द नेटवर्थ एज पर द बैलेंस शीट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये सेम पब्लिक इशू में भी देखा था अपन ने, 5 टाइम्स नेटवर्थ, याद है, वन ऑफ द कंडीशन। तो ये टोटल जो है, टोटल यानी ऐसा नहीं कि आप यहां 500 फिर 500 फिर 500 फिर 500 कर रहे, ऐसा नहीं, पूरा साल मिला के 500, दैट इज 5 टाइम्स रेस कर सकते हैं। देन टेन्योर ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू किए या फिर जो वारंट्स इशू किए, तो इनका टेन्योर जो है वो रहेगा 60 मंथ्स मैक्सिमम, यानी 60 मंथ्स के अंदर अंदर इनको कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि 5 साल, या वारंट्स को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट कीप इट मोर देन 5 years। सिंपल। और आखिरी पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटी। तो लिखता है एलिजिबल सिक्योरिटी अलॉटेड अंडर QIP शैल नॉट बी सोल्ड बाय द अलॉटी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। 1 year का लॉक इन है, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को 1 साल तक ये सिक्योरिटी अपने पास रखनी पड़ेगी, बाद में फिर वो उसको बेच सकते हैं, एक्सेप्ट ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे बेचना है तो लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन किसी को प्राइवेट डील में बेचना है तो 1 year का लॉक इन पीरियड। तो 2 तरह से बिकते हैं शेयर्स, प्राइवेट डील एंड स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज पे बेचना है तो बेच सकते हैं, प्राइवेट डील में बेचना है किसी और पार्टी को तो 1 साल तक नहीं बेच सकते, 1 साल के बाद बेच सकते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर 8A, दैट इज इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। अब ये क्या है, ये सेम चीज है, वही QIBs को हम बुलाएंगे और उनको शेयर्स ऑफर करेंगे, लेकिन अब कॉम्पिटिटिव बेसिस पे करेंगे। तो अभी हमने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में क्या देखा कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट था। प्राइवेट प्लेसमेंट में हम स्पेसिफिक QIBs को बुला करके उनको रेलेवेंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर करते हैं कि आपको हम इतने शेयर्स दे रहे हैं, आपको इतने शेयर्स, आपको इतने शेयर्स। वो प्राइवेट ऑफर की तरह है। ये जैसे पब्लिक ऑफर होता है वैसे कॉम्पिटिटिव बेसिस पे रहेगा। तो इसमें लेकिन अपन पब्लिक को नहीं बुलाएंगे, अपन सिर्फ QIBs को बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि आप बिड करो शेयर्स के लिए। बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर जैसे बिडिंग होता है वैसे ही कि आप बिड करो, और जो अपने अपने बिड करेंगे, फिर जिसका बिड सबसे ज्यादा होगा उस बेसिस पे अपन प्राइस डिटरमिन करके अलॉटमेंट करेंगे। तो ये इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। तो देखो कैसे इसको करेंगे अपन, देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी। द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू इशुएंस ऑफ फ्रेश शेयर्स। फ्रेश शेयर्स यानी जहां कंपनी ऑफर कर रही है, एंड और ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स। ऑफर फॉर सेल के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, जहां एक प्रेजेंट शेयर होल्डर अपने शेयर्स QIBs को ऑफर करेगा इन बल्क। तो ये क्या है, शेयर होल्डर जो है वो ऑफर करता है, तो कंपनी या शेयर होल्डर एज ए केस में भी। इन अ लिस्टेड इशूअर फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एंड सो ऑन एंड सो, वो तो ठीक है, वो कोई काम का नहीं है। 2 ऑफर इसमें आ सकते हैं, फ्रेश ऑफर एंड ऑफर फॉर सेल, इतना आपको याद रखना है। देन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड नो प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शैल बी एप्लीकेबल। अच्छा एक बार वो ऊपर में काटा है मैंने, लेकिन बता दूं आपको, नहीं तो बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्या होता है कि एक तो कंपनी ऑफर कर रही है, ठीक है, तो कंपनी तो कर ही सकती है फ्रेश इशू,
जो कि फ्रेश इशू एंड आईपीओ नहीं होता, एफपीओ ही होता है, लेकिन कंपनी करेंगी, एफपीओ बाय कंपनी, ऐसे लिख दो, एफपीओ बाय कंपनी टू रेज इट्स कैपिटल, कैपिटल को बढ़ाना है। दूसरा ये है कि ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल जो है लिखा है ना, क्या है ये कि मान लो कि अभी मेरे पास 99% शेयर्स है, मैं अकेला हूं, फारूक हक के पास 99% शेयर्स, और हमको लिस्टिंग कराना अगर, तो लिस्टिंग नहीं होता इसमें, क्योंकि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रिक्वायरमेंट होता है कि इतने शेयर्स अगर पब्लिक के पास है तो ही लिस्टिंग होता है, वरना नहीं होता। तो फिर अगर उतने शेयर्स पब्लिक को देना है तो कहां से देंगे, कंपनी तो पैसा रेस करना नहीं चाहती, कंपनी डजंट वांट टू इंक्रीज कैपिटल। तो फिर मैं जो हूं फारूक हक, जिसके पास 99% शेयर्स है, मेरे 25% शेयर्स मैं पब्लिक को बेच दूंगा, और पब्लिक को नहीं बेचना है तो कम से कम QIBs को बेच दो। तो दो बातें होती है, एक तो अपन पब्लिक ऑफर निकाल लेंगे, पब्लिक ऑफर निकाल के मेरे शेयर्स ऑफर फॉर सेल जिसको कहते हैं टू पब्लिक, वो करके अपन 25% शेयर्स पब्लिक को बेच देंगे, जिसको अपन ने पहले स्टडी किया। या फिर अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो 25% मुझे ऑफलोड करना है, तो वो अपन किसको करेंगे, QIBs को करेंगे। तो वो है इसमें, वो इसमें लिखा रहता है देखो, फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, वो सेक्शंस को भूल जाने का सिकरा के। उसके बाद सब रूल 2 कहता है कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड नो प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन शैल बी एप्लीकेबल टू QIP प्रोग्राम, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम जो है, या IPP मैं कहता हूं, IPP प्रोग्राम को अपने जो नॉर्मल इतने सारे हमने देखे ये सब एप्लीकेबल नहीं है एक्सेप्ट दीस। तो इसमें क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं, भूल जाने का। फिर चलते हैं डेफिनेशन। एलिजिबल सिक्योरिटी मीन्स इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम क्लास एज ऑलरेडी लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां सिर्फ इक्विटी शेयर आता है, नो डिबेंचर्स, नो बॉन्ड्स, नथिंग, ओनली इक्विटी शेयर्स। देन एलिजिबल सेलर कौन होता है, इशूअर यानी कंपनी इटसेल्फ, प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो ऑफर करेगा, ऑफर फॉर सेल निकालेगा। तो कंपनी भी कर सकती है और प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप जो शेयर होल्डर्स है वो भी कर सकते हैं। फिर ये प्रोग्राम का मतलब क्या होता है देखो, मीन्स अ फर्दर पब्लिक ऑफर FPO of eligible security by an eligible seller in which the offer, allocation and allotment of such securities is made only to qualified institutional buyers in terms of this chapter। यानी अपन ऑफर किसको कर रहे हैं, दिस इज अ नॉर्मल ऑफर, FPO का ऑफर है, मगर किसको है, ओनली टू QIBs ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस, नॉट 1-to-1। 1-to-1 होगा तो इसके पहले चैप्टर में जाएंगे। यह है ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस, सब बिड करो, जितना जिसको बिड करना है करो। और दूसरा है ऑफर फॉर सेल, तो ऑफर फॉर सेल भी आएगा, ये भी किसको दिया है अपन ने, QIBs को ही दिया है। चलो तो अब ये देखते हैं अपन कैसे होता है ये कंडीशंस। An institutional placement program may be made only after a special resolution, ये वही है सेक्शन 81 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से। राइट ऑफर का ये क्या है, वेरिएशन है, राइट ना दे करके अपन QIB को दे रहे, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा जनरल मीटिंग के अंदर फॉर अप्रूवल ऑफ IPP। देन नो पार्टली पेड सिक्योरिटी आर टू बी ऑफर्ड, यानी यहां सिक्योरिटी फुल्ली पेड ही होंगे सब, ओनली फुल्ली पेड। एंड इशूअर शैल obtain an in principle approval from the stock exchanges, वो तो of course is one of the requirement। फिर मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेंगे टू मैनेज दिस IPP। फिर ऑफर डॉक्यूमेंट बनेगा, तो उसमें क्या क्या लिखेंगे देखो, दिस IPP shall be made on the basis of offer document which shall contain all material information including those specified in schedule 18 जो हमने पहले देखा भी। Then issuer shall simultaneously while registering the offer document with the ROC file a copy thereof with the board यानी SEBI and with the stock exchanges through the lead merchant banker। The issuer shall file a soft copy of the offer document with the board as specified in schedule 5 along with the fees। Then the offer document shall also be placed on the website of the concerned stock exchange and the issuer, दोनों की वेबसाइट पे भी आएगा, clearly stating that it is in connection with IPP
एंड नो ऑफर इज बीइंग मेड टू पब्लिक, लिखना पड़ेगा कि ये पब्लिक के लिए नहीं है. देन मर्चेंट बैंकर शैल सबमिट टू द बोर्ड अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो गए हैं. तो सब तो सिंपल पॉइंट्स रहते हैं. फिर प्राइसिंग, तो यहां पे प्राइसिंग क्या है, देखो ये डिफरेंट है, ये ओपन कैटेगरी है, ये अपन कॉम्पिटिटिव करवा रहे हैं. तो यहाँ फिक्स प्राइस ऑफर नहीं है, यहाँ पे क्या है कि बिडिंग होगा. तो ये बुक बिल्डिंग के थ्रू आएगा. इट इज लाइक द बुक बिल्डिंग प्रोसेस. तो वहां लिखा है एलिजिबल सेलर शैल अनाउंस अ फ्लो और प्राइस बैंड एटलीस्ट 1 day प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द आईपीपी. बैंड हम उनको देंगे कि इसके अंदर अब आप बिड करो, या फ्लोर दे देंगे और कहेंगे इसके ऊपर बिड करो. The eligible seller shall have the option to make the allocation allotment as per any of the following methods: proportionate basis, प्रो राटा पे भी करेंगे अपन, एक बार प्राइस डिटरमिन हो गया तो उसके बाद अगर ओवर है तो. प्राइस प्रायोरिटी बेसिस, जिसने सबसे ज्यादा प्राइस दिया उसको पहले पूरे दे दो, फिर उससे कम जो था उसको दो, फिर उससे कम जो था उसको दो. जैसे दो मेथड होते हैं अलॉटमेंट के. या एनी अदर एज मेंशन इन द ऑफर डॉक्यूमेंट. तो जो भी आप मेथड फॉलो करने वाले हो अलॉटमेंट का, वो आपको लिखना पड़ेगा. द मेथड चोजन शैल बी डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड द एलोकेशन अलॉटमेंट शैल बी ओवरसीन बाय द स्टॉक एक्सचेंज बिफोर द फाइनल अलॉटमेंट. अच्छा, ये बात कुछ शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होंगी, तो लेट मी टेल यू प्रोपोर्शनेट क्या होता है और प्रायोरिटी क्या होता है. तो वो देखो, अगर हमारा ऑफर था ऑफ से 10,000 शेयर्स, कंपनी ने बैंड दिया था 140 से लेके 160, ठीक है. अब ये ऑफर्स जो आए वो देखो कैसे हैं. ये सब QIBs है जिन्होंने ऑफर डाले. तो ए फर्स्ट QIB है, उनका ऑफर आया. उन्होंने कहा कि हमको 5,000 शेयर्स चाहिए और उनका ऑफर है, सबसे हाईएस्ट ऑफर ये है, मैं हाईएस्ट से लोएस्ट लिखता हूँ. हाईएस्ट ऑफर इनका आया और उन्होंने ऑफर दिया है एट द रेट ऑफ 160. बहुत अच्छी बात है. एक बी था, उसने 3,000 शेयर्स का ऑफर दिया है एट द रेट ऑफ 155. सी ने ऑफर दिया है 3,000 शेयर्स का एट द रेट ऑफ 150. डी का भी एक ऑफर आया 4,000 शेयर्स का एट द रेट ऑफ 145. और एक ई भी है, उसने भी ऑफर डाला है 5,000 शेयर्स का, लेकिन 140 पे. इतने सारे ऑफर्स आए QIBs के, ठीक है. तो यहां पर देखो, यहां हम सब QIBs को बुलाते हैं, कॉम्पिटिटिव है तो इसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, सब आ जाओ बिड करो. अब इतने सारे बिड्स आए, लेकिन अपने को तो 10,000 शेयर्स अलॉट करना है, तो अपन कैसे फिक्स करेंगे प्राइस. अगर अपन 160 देखे तो 160 पे तो 5,000 ही जाएंगे. नहीं नहीं नहीं, तो अपने को कम कर. 155 देखे तो दोनों सक्सेसफुल होंगे, लेकिन वहां भी 8,000 ही छूंगा. नो नो नो, फिर और कम करते 150 पे. तो 150 पे अगर देखेंगे तो 5 + 3 + 3 11,000 शेयर्स का ऑफर आ गया, यानी कि 10,000 अलॉट हो सकते हैं. तो ये प्राइस हम फिक्स कर देंगे. तो कंपनी प्राइस फिक्स करेगा 150. ये फिक्स हो गया. अब ये फिक्स हुआ तो जितने सक्सेसफुल बिडर्स है, तो सक्सेसफुल बिडर्स कितने हैं, ए बी एंड सी. ये सक्सेसफुल, ये अनसक्सेसफुल, इनका पैसा तो वापस कर देंगे. अब ये जो सक्सेसफुल बिडर्स है, इनको अलॉटमेंट करना कैसे, क्योंकि अब टोटल इनका जो ऑफर है, जो बिड है, वो 5, 8 एंड 11,000 का है, लेकिन अपने को 10,000 शेयर्स ऑफर करना है, अलॉट करना है. तो कैसे करेंगे, तो दो मेथड दिए. या तो इनके अंदर प्रोपोर्शनेटली कर दो, इस रेशियो में 5:3:3 में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दो, या फिर प्रायोरिटी बेसिस पे, प्राइस प्रायोरिटी. तो प्रोपोर्शनेट करेंगे अगर, प्रोपोर्शनेट एंड प्रायोरिटी, PP प्राइस प्रायोरिटी. तो प्रोपोर्शनेट में क्या करेंगे कि 11,000 है, 10,000 करना है. सो 10,000 डिवाइड बाई 11,000 यानी 90.90% इंटू 5,000 करेंगे तो इसके शेयर्स मिलेंगे. यानी इसको अपन देंगे 4545
27272727 और एक शेयर ऊपर नीचे होगा वो ऊपर अलॉट कर देंगे, ये प्रोपोर्शनेट पे आ जाएंगे। और अगर प्राइस प्रायोरिटी पे गए तो फिर क्या करेंगे कि सबसे ज्यादा जिसने प्राइस कोट किया था उसको पूरे 5000 दे देंगे, फिर उसके बाद ये 3000 था उसको पूरे 3000 दे देंगे, और बचे 2 तो वो 2 सी को देंगे। तो इसको प्राइस प्रायोरिटी कहते हैं कि जिसने सबसे ज्यादा प्राइस के ऊपर बिड किया था उसको पूरे दे दो, फिर उसके बाद वाले को पूरे दे दो, फिर जो बचेंगे वो इसको दे दो, और ये है प्रोपोर्शनेट। तो दोनों मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, या आपका भी कोई मेथड आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी मेथड आप लेंगे वो ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा, सिंपल। और ये तो रिजेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शंस। The promoter or promoter group shall not make institutional placement program if the promoter or any person, promoter or promoter group shall not make, यानी ये कौन सा ऑफर फॉर सेल की बात करूँ तो ऊपर लिख दो ऑफर फॉर सेल, जो अपने प्रेजेंट शेयर होल्डिंग में से कुछ ऑफलोड करना चाहते हैं। तो वहां लिखा है shall not make IPP if the promoter or any person who is part of the promoter group has purchased or sold the eligible security during 12 weeks prior to the date of program, and they shall not purchase or sell the eligible security during the 12 weeks after the date of the program। यानी ये कौन सी केस है, ये केस है ऑफर फॉर सेल। तो अगर हम ऑफर फॉर सेल निकालना चाहते हैं तो उसमें जिस दिन ये ऑफर हम निकालेंगे उसके 12 हफ्ते जो पहले के हैं उसमें ये प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के जितने भी लोग हैं उन्होंने कोई शेयर बेचना भी नहीं है, खरीदना भी नहीं है, यानी दे विल बी ऑफ द मार्केट फॉर 12 वीक्स। ठीक है, फिर ये प्लेसमेंट प्रोग्राम आ सकता है, और प्रोग्राम आने के बाद के 12 हफ्तों में भी इन लोगों को कोई डीलिंग नहीं करना है। दे कैन नॉट परचेज, दे कैन नॉट सेल एनी शेयर्स, यानी 12 हफ्ते पहले और 12 हफ्ते बाद में, 12 वीक्स बिफोर एंड 12 वीक्स आफ्टर, इनको कोई सेल कोई परचेज नहीं करना है। फिर प्रोवाइडेड दैट सच प्रमोटर ग्रुप में विद इन द पीरियड ऑफ 12 वीक्स ऑफर एलिजिबल सिक्योरिटी हेल्ड बाय देम थ्रू IPP or offer for sale through stock exchange mechanism specified by the board, subject to the condition that there shall be a gap of minimum 2 weeks between the 2 successive offers and or the programs। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी ऑफलोड होता है या IPP। तो इसके पहले भी हमने एक IPP निकाला था, फिर एक IPP निकाल रहे, तो वो बोलता है कि चलेगा, 12 हफ्तों में एक IPP आया था तो चलेगा, लेकिन कम से कम गैप 2 हफ्तों का होना चाहिए। मार्केट में तो नहीं बेच सकते, लेकिन पब्लिक को नहीं बेच सकते, मगर एक IPP आया था तो चलेगा, मगर गैप कितना होना चाहिए फिर 2 हफ्तों का। देन एलोकेशन अलॉटमेंट अंडर IPP shall be made subject to following: minimum 25% of the eligible security shall be allotted to mutual funds and insurance companies। 25% reservation किसके लिए? mutual funds and insurance companies। Provided that if the mutual fund or the companies do not subscribe for the said amount, 25% तक उनका सब्सक्रिप्शन आया ही नहीं, तो जितना उनको आया है उतना दे देंगे, बैलेंस जो बच गए शेयर्स वो किसको देंगे? बाकी QIBs को दे देंगे, अदर QIBs। Then no allocation allotment shall be made either directly or indirectly to any QIB who is a promoter or any person related to promoters। इनको कोई शेयर्स नहीं देंगे जो प्रमोटर है खुद या उससे रिलेटेड। Provided that a QIB who does not hold any share in the issuer and who has acquired the rights in the capacity of a lender shall not be deemed to be a related person। ये अपन ने पहले गाइडलाइन में भी देखा, सेम यहाँ पे भी है। Then issuer shall accept bids using ASBA facility only। जो ब्लॉक्ड अकाउंट वाला एप्लीकेशन मेथड है वो यहाँ पे यूज करना है। And the bids made by the applicants in institutional placement program shall not be revised downwards or withdrawn। इसको आप रिवाइज नहीं कर सकते डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स कर सकते, डाउनवर्ड्स नहीं कर सकते,
और विड्रॉ तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पहले तो समझा दूं आपको कि बुक बिल्डिंग में क्या होता है कि अपन जो बिड डालते हैं, सपोज कि मैंने अभी बिड किया, जैसा एग्जांपल देखा था हमने, 140 से 160 का गैप दिया था, यानी बैंड ऑफर किया था कंपनी ने, तो अपन ने पहले 140 पे बिड किए। फिर अपने को लगा यार शायद अपने को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, चलो अपन बिड को रिवाइज करते, तो अपन जाके बिड को रिवाइज कर सकते। 140 पे बिड डाला था, फिर 145 कर देंगे, फिर 150 कर देंगे, तो उसको कहते हैं अपवर्ड। ठीक है। और अगर आपने पहले बिड किया था 160 पे, फिर आपको लगा यार मैं फंस गया, कोई परचेज नहीं कर रहा, साला मेरे को 160 रुपए देने पड़ेंगे, तो आप बिड को कम कर सकते, तो उसको कहते हैं डाउनवर्ड। तो यहां क्या बोला है कि आप अपवर्ड्स रिवीजन कर सकते हो, डाउनवर्ड रिवीजन नहीं कर सकते। तो एक QIB ने अगर 160 पे बिड कर दिया तो वो 155 नहीं कर सकता, 150 नहीं कर सकता। हाँ, जिसने 140 पे किया वो 150 कर सकता है, या फिर विड्रॉ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है। और एक्सप्लेनेशन सेम है जो उसके पहले के गाइडलाइन में देखा। रिलेटेड कब मानेंगे अपन, वही 3 केसेस में, एक तो उनको वोटिंग राइट दिया है, या फिर वीटो राइट्स, या फिर नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट, तो उसको अपन क्या मानेंगे, रिलेटेड, QIB। फिर मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज बोला है, द मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज फॉर ईच ऑफर ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटी मेड अंडर QIP शैल नॉट बी लेस देन 10, 10 लिख दो, 10 मिनिमम है। Provided that no single allotee shall be allotted more than 25% of the offer size, किसी को भी 25% से ज्यादा अपन नहीं देंगे। Then qualified institutional buyers belonging to same group वाले, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, 5 म्यूचुअल फंड सब HDFC के, तो उनको सिंगल पर्सन मानेंगे। ऐसा है। Then restriction on size of the offer. The aggregate of all the tranches of institutional placement program made by the eligible seller shall not result in increase in public shareholding by more than 10% or such lesser percent as is required to reach minimum public shareholding. And where the issue has been oversubscribed, an allotment of not more than 10% of the offer size shall be made to eligible seller by the eligible seller. Over allotment भी कर सकते up to 10%. तो 10% is the maximum. या अगर अपने को मिनिमम पब्लिक सब्सक्रिप्शन लाने के लिए अगर 6% की जरूरत है तो फिर 6% अपन करेंगे, और मैक्सिमम 10 तो है ही। देन पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड डिस्प्ले ऑफ डिमांड, ये कोई काम का नहीं है। 1 दिन से लेके 2 दिन तक ओपन रहता है बिडिंग। देन विड्रॉल ऑफ ऑफर, eligible seller shall have the right to withdraw the offer in case it is not fully subscribed. पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ तो अपन विड्रॉ कर सकते हैं। And transferability, eligible security allotted under IPP shall not be sold by allottee for a period of 1 year from the date of allotment except on the recognized stock exchange. तो बेसिकली दोनों जो चैप्टर देखे हमने उसका लॉजिक क्या है, QIP जिसमें अपन एक एक को बुला कर देते हैं, NIPP जिसमें बिडिंग बेसिस पे देते हैं ओपन। तो इसमें क्या रहता है कि कंपनी जो है, दोनों का लॉजिक बहुत सिंपल है, कंपनी विल गो टू दीज पीपल QIBs and then QIBs will offload the shares on the stock exchange, ये स्टॉक एक्सचेंज पे बेच देंगे। तो इससे क्या होता है कि अपना जो काम है, कंपनी का खर्चा कम हो जाता है। अगर अपन सीधा पब्लिक ऑफर निकाले और पब्लिक को दे तो क्या होगा कि पूरा इतने सारे गाइडलाइंस देखे थे अपन ने, सो मेनी कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड, है ना, और इतने सारे कंडीशन सेटिस्फाई करके फिर आप, है ना, तो शेयर्स ला सकते हो, नहीं तो फिर बुक बिल्डिंग करना पड़ेगा और कितनी झंझट रहती है, फिर प्रोस्पेक्टस बनाओ, ये करो वो करो, बहुत खर्चा होता है। एंड लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज ऑल्सो कम इन टू पिक्चर। तो वो सबको अगर नहीं करना है तो कंपनी क्या करती है, QIBs को बुलाती है, उनको शेयर्स देती है, फिर ये क्या करते हैं कि मार्केट में उसको बेच देते हैं।
तो मार्केट में बेच देंगे, तो किसके पास चले जाएंगे शेयर्स? पब्लिक के पास। अपना काम हो गया, शेयर्स हैव रीच्ड द पब्लिक, सिंपल। देन कमिंग टू बोनस इशू। बोनस इशू बहुत सिंपल गाइडलाइन है। Subject to provisions of the Companies Act or any other applicable law for them in force, issuer may issue bonus shares to its members if it is authorized by the articles for the issue of bonus shares by capitalization of reserves, provided that if there is no such provision in the articles, the issuer shall pass a resolution to amend the articles first. पहले आर्टिकल को अमेंड करो, उसमें पावर ले लो और फिर कैपिटलाइज करो. Then it has not defaulted in payment of interest or principal in respect of fixed deposits or debts, securities issued by it. डिबेंचर्स हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, इनका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल के रीपेमेंट में कोई तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. यानी जितने भी हमारे लोन इंस्ट्रूमेंट्स है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. Then it has sufficient reason to believe that it has not defaulted in respect of payment of statutory dues to employees, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी, बोनस वगैरह जो रहते हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूज, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है. एंड पार्टली पेड शेयर्स इफ एनी, अगर पुराने पार्टली पेड शेयर्स है तो उसको पहले फुल्ली पेड करना पड़ेगा, फिर ही आप बोनस शेयर्स दे सकते हो. ये तो वही कंडीशन है, कंपनी लॉ में कई बार आपने पढ़े, अकाउंट्स में ही पढ़े होंगे. Then restrictions on bonus issue. No issuer shall make a bonus issue of equity share unless it has made reservation of the same class in favor of holders of outstanding compulsory convertible debt instruments. ये राइट में बताया था ना मैंने पुराने लेक्चर्स के अंदर, पिछले लेक्चर्स में आपको बताया कि अगर हमारे कुछ डिबेंचर्स है कन्वर्टिबल वाले, हाँ, तो कन्वर्टिबल वाले डिबेंचर्स है और वो बाद में कन्वर्ट होने वाले हैं, अभी आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है कन्वर्जन, और इस बीच में अगर अपन प्रेजेंट शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देने वाले हैं तो उनके लिए भी रिजर्व करके रखना पड़ता है, और जब उनका कन्वर्जन होगा उसके साथ साथ में उनको बोनस शेयर्स भी दिए जाएंगे. वो एक सिंपल पॉइंट है. देन बोनस शेयर्स ओनली अगेंस्ट रिजर्व्स एक्सेट्रा इफ कैपिटलाइज्ड इन कैश. एक्चुअली रियलाइज्ड इन कैश होना चाहिए, नॉट कैपिटलाइज्ड इन कैश. तो मैं लिखता है कि बोनस इशू शैल बी मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स बिल्ट आउट ऑफ जेन्युइन प्रॉफिट्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कलेक्टेड इन कैश ओनली, एंड रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स शैल नॉट बी कैपिटलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स. And bonus shares shall not be issued in lieu of dividend. यानी डिविडेंड अनाउंस करेंगे और फिर कहेंगे कि डिविडेंड कैश में ना देके बोनस शेयर्स में देंगे, तो वो अलाउड नहीं है. अगर डिविडेंड अनाउंस किया है तो उसको कैश में ही देना पड़ेगा. फिर कंप्लीशन ऑफ बोनस इशू है, कोई काम का नहीं है. आफ्टर अनाउंसिंग द बोनस इशू बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 15 डेज को अंडरलाइन कर दो, बस 15 दिनों के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करने का है अलॉटमेंट करके. और अगर शेयर होल्डर्स अप्रूवल की जरूरत है तो फिर 2 months सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स. वेरी सिंपल वन, कुछ खास काम नहीं है उसका. Then coming to another guideline that is called as Indian Depository Receipts. ये भी सिंपल है. अब आइडिया क्या होते हैं कि जो फॉरेन कंपनी इंडिया में शेयर्स इशू करना चाहती है, फॉरेन कंपनी है, दे वांट टू रेज मनी फ्रॉम इंडिया, तो दे हैव टू इशू इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स. तो देखते हैं इसको भी जल्दी से. एलिजिबिलिटी. द इशूइंग कंपनी मेकिंग एन इशू ऑफ आइडिया शैल सैटिस्फाई द फॉलोइंग. इट इज लिस्टेड इन इट्स होम कंट्री. समझ लो कि यूएस की कंपनी है तो यूएस में उसको लिस्टेड होना चाहिए.
इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी रेगुलेटरी बॉडी ऑफ देयर कंट्री। यूएस का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है स्टॉक मार्केट का, उसने उसको डीबार नहीं करने का है। अगर वहां वो डीबार्ड है तो इंडिया में भी डीबार्ड है, ठीक है, नॉट प्रोहिबिटेड। एंड इशूइंग कंपनी हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस विद सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशंस इन इट्स होम कंट्री। यानी उनकी कंट्री में जो भी रेगुलेशंस है उनके, उसको उन्होंने कंप्लाई किया हुआ है। फिर 98 पे दिया है कंडीशंस फॉर इशू ऑफ आईडीआर, तो वो देखते हैं हम। एन इशूअर ऑफ आईडीआर Indian Depository Receipts shall be subject to following conditions. Number 1, issue size सबसे पहला पॉइंट है, shall not be less than 50 crore rupees, यानी मिनिमम 50 crores होना चाहिए issue size. Number 2, procedure to be followed by each class of applicant for applying shall be mentioned in the prospectus. Obviously, minimum application amount shall be 20,000 rupees. एक एप्लीकेशन 20,000 रुपए से कम का नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 50% ऑफ आईडीआर इशूड शैल बी अलॉटेड टू QIBs ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, यानी रिजर्वेशन फॉर किब्स कितना है 50%। 50% रिजर्वेशन फॉर किब होना चाहिए। The balance 50% shall be allocated among the categories of non-institutional investors and retail individual investors, including employees at the discretion of the issuer, and the manner of allocation shall be disclosed in the prospectus. तो बाकी 50% का जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, कॉर्पोरेट्स जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, या फिर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है, उनमें किस तरह से अनएम्प्लॉइज है, उनमें किसको कितना देना है वो आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर लो। वो प्रपोर्शन फिर कंपनी के ऊपर है, वो डिसाइड कर ले और प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर दे। Allotment to investors within a category shall be on proportionate basis, provided that at least 30% of IDRs being offered in the public issue shall be available for allocation to retail individual investors, and in case of undersubscription in retail category, spillover shall be allowed to other categories. तो कहने का मतलब क्या है कि 50 तो QIB को गया, फिर बचा 50, उसमें से 30 रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए रखा जाएगा, और बाकी जो 20 है वो फिर आप जिसको देना चाहे दे सकते हो। और अगर ये 30% जो हमने रखा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, अगर उसमें अंडर सब्सक्रिप्शन आ गया, उतने लोग आए ही नहीं, अंडर सब्सक्राइब हो गया, तो फिर जो बैलेंस बचेगा वो फिर दूसरे कैटेगरी में स्पिल ओवर कर सकते हैं, यानी वो दूसरे कैटेगरी जहां ओवर सब्सक्रिप्शन है उनको फिर अलॉटमेंट कर सकते हैं। और एम्प्लॉय में कौन आएगा वो भी दिया है। फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन, एम्प्लॉय शैल मीन अ पर्सन हु इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इज अ परमानेंट एंड फुल टाइम एम्प्लॉय और अ डायरेक्टर, whether whole time or part time, of the issuer or of the holding company or subsidiary company or of the material associates of the issuer whose financial statements are consolidated with the issuer's financial statements, working in India, and does not include promoters and an immediate relative of the promoter, that is spouse or parent, brother, sister, child या उनके स्पाउस। तो इमीडिएट रिलेटिव जो है प्रमोटर्स के, उनको एम्प्लॉय कैटेगरी में हम नहीं लेंगे। बाकी किस किस को लेंगे? नॉर्मल एम्प्लॉयज जो रेसिडेंट्स है इंडिया में, जो फुल टाइम या पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, और डायरेक्टर्स को भी लेंगे। डायरेक्टर्स जो फुल टाइम या पार्ट टाइम काम कर रहे हैं उनको भी लेंगे, और उनके होल्डिंग कंपनी, उनकी सब्सिडियरी कंपनीज या एसोसिएट कंपनीज जो है उनको भी लेंगे, जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेशन में एक साथ लिया जाता है। लेकिन और वो भी सब वर्किंग इन इंडिया होने चाहिए, ठीक है, बट प्रमोटर्स एंड देयर रिलेटिव्स आर नॉट कंसिडर्ड। ऐसा है। फिर एफ में लिखा है, एट एनी गिवन टाइम देयर शैल बी ओनली वन डिनोमिनेशन ऑफ आईडीआर ऑफ द इशूइंग कंपनी। एक ही डिनोमिनेशन में होने चाहिए, जैसे 100 रुपए का है तो 100 रुपए ही होना चाहिए, 200 है तो 200 होना चाहिए, one denomination. Then the issuing company shall ensure that the underlying equity shares against which the IDRs are issued have been or will be listed
in its home country before listing of IDRs in the stock exchange. तो उसका जो अंडरलाइंग इक्विटी शेयर है वो पहले लिस्ट होना चाहिए उसके होम कंट्री में, सिंपल. एंड द इशूइंग कंपनी, कहने का मतलब कि अगर स्विट्जरलैंड की कोई कंपनी है और उसके IDR अपन इंडिया में इशू कर रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड में उसके जो शेयर्स है वो पहले वहां लिस्टेड होने चाहिए, फिर उसके जो IDRs है वो यहां पे लिस्ट होंगे. तो अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स जो उसके रहते हैं वो लिस्टेड होने चाहिए इन दी होम कंट्री. Then the issuing company shall ensure that the underlying shares of IDRs shall rank pari passu with the existing shares of the same class. यानी स्विट्जरलैंड में जो कंपनी है उसके जो नए शेयर्स अभी यहाँ इशू कर रहे हैं जो IDR के फॉर्म में इशू होंगे, और जो पुराने उनके इक्विटी शेयर्स है वो पारी पासू होने चाहिए, यानी कि सेम राइट्स वाले होने चाहिए, ऑफ द सेम क्लास, ऑफ द सेम राइट्स, पारी पासू. फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज है 90% of the offer true offer document on the date of closure of the issue, or if the subscription level falls below 90% after the closure of the issue on account of checks having been returned unpaid, यानी कि चेक फेल हो गए, or withdrawal of applications, the issuing company shall forthwith refund the entire subscription money received. अगर 90% से कम आया है या 90% ज्यादा आया था क्लोजर के टाइम पे, लेकिन कुछ चेक्स फेल हो गए, कुछ लोगों ने पैसे विड्रॉ कर लिए, उससे कम हो गया अगर, तो सबके पैसे वापस कर देना है. और 15 दिन में अगर रिफंड नहीं किया तो 15% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से लगेगा फॉर द डीले. वेरी सिंपल पॉइंट्स. और अंडर रिटन इशू में क्या करना है कि अंडर रिटन इशू में अपन ये भी देखेंगे कि अंडर राइटर्स से फिर पैसा लाना है. अंडर राइटर से पैसा आ गया और 90% हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंडर राइटर का जो डेवलपमेंट होता है उससे भी पैसा नहीं आया तो फिर अपने को सबका पैसा वापस करने का है, और नहीं किया तो 15% इंटरेस्ट देना है. लेकिन यह टाइम हो जाता है 60 डेज का टाइम. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंजिबिलिटी. तो क्या लिखता है कि IDR शैल बी फंजिबल इनटू अंडरलाइंग इक्विटी शेयर ऑफ द इशूइंग कंपनी in the manner specified by the board and Rabbi from time to time. तो फंजिबिलिटी का मतलब क्या है? कन्वर्टिबल. क्योंकि होता क्या है, देखो जैसे अपने GDRs होते हैं वैसे IDR होते हैं, कि ये जो फॉरेन कंपनी है वो क्या करती है कि अपने शेयर्स, उसके जो शेयर्स है इक्विटी शेयर्स, वो डिपॉजिट करती है डिपॉजिटरी बैंक के पास, DB मैं लिखता हूं डिपॉजिटरी बैंक, और डिपॉजिटरी बैंक जो है वो IDR में उसको कन्वर्ट करता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स में कन्वर्ट करता है, फिर ये अपन पब्लिक को इशू कर देते हैं. ठीक है. अब क्या होगा कि ये IDR आपके पास, तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और यहां बिकता है, लेकिन ये शेयर्स नहीं है आपके पास ये रिसीट. कल चल के आपको अगर शेयर्स चाहिए ओरिजिनल जो यहां डिपॉजिटेड है तो वो आपको मिल सकते हैं. कैसे? यू हैव टू सरेंडर दिस IDR टू द डिपॉजिटरी बैंक इन accordance with the guidelines made by the board, SEBI and Reserve Bank. तो आप उसके गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इसको सरेंडर करना पड़ता है, और फिर ये DB जो है वो आपको शेयर्स अलॉट कर देगा, शेयर्स दे देगा, अंडरलाइंग शेयर्स, क्योंकि IDR का जो वैल्यू है वो शेयर्स से आता है, ये अंडरलाइंग सिक्योरिटी है. फिर आपको शेयर्स मिल जाएंगे, फिर आप उसको फॉरेन मार्केट में बेच सकते हो, ये फायदा है उसका. तो IDR क्या है कि इंडियन मार्केट में बिकेगा. अगर आपको फॉरेन मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो यू कैन नॉट ट्रेड IDRs, you have to convert it into the underlying shares and then you can trade it in the foreign market. तो वो आप कर सकते हो, तो उसको कहते हैं फंजिबिलिटी यानी कन्वर्टिबिलिटी. तो वो अलाउड है, दे आर फंजिबल. फिर उसके बाद फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, पेमेंट ऑफ फीस एंड इशू एडवर्टाइजमेंट फॉर IDR. ये पूरे प्रोसीजरल पॉइंट्स दिए हैं 101 के अंदर, वो देखते हैं. वेरी सिंपल, एक बार पढ़ के रखना, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. The issuing company shall appoint one or more merchant bankers, at least one of whom shall be lead merchant banker, and shall also appoint other intermediaries in consultation with lead merchant banker, and shall enter into an agreement with the merchant banker on the lines of format of agreement as specified in schedule 2. जो अपन ने नॉर्मल इशू में देखा था, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करो, फिर उसमें से एक लीड मर्चेंट बैंकर होगा, सेम टाइप के यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, ऑलमोस्ट द सेम.
Then where the issue is managed by one or more than one merchant banker, the rights, obligations and responsibilities relating inter alia to disclosures, allotment, refund and underwriting obligations of each merchant banker shall be predetermined and disclosed in the prospectus. यानी किस किस का क्या क्या काम है वो अपन लिख के रखेंगे. ये मर्चेंट बैंकर का ये काम है, ये मर्चेंट बैंकर का ये काम है, ये मर्चेंट बैंकर का ये काम है. Simple. Then the issuing company shall file a draft prospectus with the board through a merchant banker along with the requisite fee as prescribed in the company's issue of Indian Depository Receipt Rules of 2004. The prospectus filed with the board under this regulation shall also be furnished to the board in a soft copy. एक soft copy में भी जाएगा और एक hard copy, printed copy. The lead merchant banker shall submit a due diligence certificate as the board along with the draft prospectus. तो एक due diligence certificate भी साथ में जाएगा. Certify that all amendments, suggestions or observations made by the board have been incorporated into prospectus. Submit a fresh due diligence certificate at the time of filing the prospectus with the registrar of companies. तो पहले उन्होंने क्या बोला था, पहले कौन सा दिया था ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट? ड्राफ्ट के साथ एक दिया. फिर सेबी ने जो चेंजेस बताए वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिए और उसके बाद फ्रेश ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट बना करके फिर से देना है बाद में मेन प्रोस्पेक्टस के साथ. Then furnish a certificate immediately before the opening of the issue certifying that no corrective action is required on his part. फिर ओपनिंग ऑफ इशू के पहले और एक सर्टिफिकेट देंगे कि जो भी करना था वो हम कर चुके हैं, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है. नो फ्रेश एक्शन या नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड. कुछ भी करेक्शन की जरूरत नहीं है, सब बराबर है. And furnish a certificate after the issue has opened but before it closes for the subscription. इतने सारे ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट्स एंड अदर सर्टिफिकेट्स देने का है टाइम पे. Then the issuing company shall make arrangements for mandatory collection centers. Obviously collection centers जो होते हैं वो सब establish होंगे. The issuing company shall issue an advertisement in one English national daily newspaper with wide circulation and one Hindi national daily newspaper with wide circulation soon after receiving final observations, if any, on the publicly filed draft prospectus with the board, which shall be on the lines of the format and contain the minimum disclosures as prescribed. Public advertisement आएगा एक इंग्लिश में और एक हिंदी में. फिर उसके बाद agreements with other intermediaries and others. The issuing company shall appoint a registrar and transfer agent which has connectivity with all the depositories. The issuing company shall enter into agreement with overseas custodian bank and the domestic depository. ये IDR के लिए उन दोनों के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा. ओवरसीज कस्टोडियन बैंक जिसके पास शेयर्स जमा होंगे एंड डोमेस्टिक डिपॉजिटरी जहां IDR इशू होंगे. And the lead merchant banker, after independently assessing the capability of other intermediaries and others to carry out their obligations, shall advise the issuing company on their appointment. ये सब टेक्निकल बातें हैं, कोई काम की नहीं है. Then display of bid data and issue of allotment letter. The stock exchanges offering online bidding system, ये सब जो नॉर्मल होता है वैसे यहाँ पे भी करना है. For the book building process shall display on their website the data pertaining to book build IDR issue in the format prescribed in so and so from the date of opening of the bids till at least 3 days after the closure of the bids. तो रेगुलरली ये अपडेट करते रहना है और 3 दिन तक रखना है. क्लोजर के बाद भी 3 दिन तक उसको वहां पे रखने का है. The issuing company shall ensure that letter of allotment for the IDRs are issued simultaneously to all allottees, and that in the event of being impossible to issue letters of regret at the same time, a notice to that effect be issued in the media so that it appears on the morning after the letters of allotment have been dispatched. तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट तो डिस्पैच कर दो सबको साथ में, और जो रिग्रेट लेटर्स है जिन लोगों का अलॉटमेंट नहीं हुआ उनको रिग्रेट लेटर जाता है वो भी या तो कर दो साथ में, और अगर वो नहीं कर सकते प्रैक्टिकली तो एक
एडवर्टीजमेंट डाल दो पेपर में कि लेटर ऑफ अलॉटमेंट जा चुके हैं और लेटर ऑफ रिग्रेट जो है वो हम 2-4 दिन में सबको भेज देंगे। ऑल दिस पॉइंट। फिर अंडर सब्सक्राइब इशू होगा तो अंडर राइटर के ऊपर डेवलपमेंट बनाओ, फिर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट को फाइनलाइज करो। ऑल सिंपल पॉइंट्स। और उसके बाद यह राइट इशू ऑफ आइडियाज। अपन ने पहले आइडिया इशू करके रखे, अब उसमें राइट इशू निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते। तो उसमें वही है कि राइट इशू आप निकाल सकते हो, उसमें भी ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। उसका एलिजिबिलिटी देखो 106B, नो issuer shall make a right issue of idea if at any time of undertaking the right issue the issuer is in breach of ongoing material obligation under the idea listing agreement। जो IDR का लिस्टिंग एग्रीमेंट है अगर उसको फॉलो नहीं किया आपने तो फिर आप राइट इशू नहीं ला सकते। और दूसरा पॉइंट उसमें लिखा है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है उससे आपको एप्लीकेशन करना है। फिर रिनाउंसिएशन बाय एन आईडीआर होल्डर, रिनाउंसिएशन यानी जो राइट को अपन रिनाउंस करते ना वो उसमें लिखा है, राइट ऑफ रिनाउंसिएशन रहता है। वो सब कोई काम का नहीं है। फिर उसका रिकॉर्ड डेट रहता है, जो पर्सन के नाम से आइडिया रजिस्टर्ड होगा रिकॉर्ड डेट के ऊपर उसी को अपन राइट ऑफर देंगे। जो अपन नॉर्मल राइट ऑफर देखते वही है, सिर्फ वहां पे आपको नाम रिप्लेस करना है। फिर डिस्क्लोजर पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, उसको छोड़ देने का है। ड्राफ्ट ऑफर ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाले। ये सब जनरल नॉलेज के पॉइंट्स। फिर उस पे भी फास्ट ट्रैक इशू आता है 106H देखो। तो अगर इशूअर कंप्लाई करता है इन मटेरियल रिस्पेक्ट्स द प्रोविजंस ऑफ द डिपॉजिट एग्रीमेंट, जो अपन ने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया डिपॉजिटरी बैंक, एंड द प्रोविजंस ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट एप्लीकेबल टू ऑल द जुरिसडिक्शंस वेयरएवर द इशूअर इज लिस्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years immediately preceding the date of filing of the offer document. Second condition, the offer document for the right offering has been filed and reviewed by the security regulator in the home country of the issuer. In the US वालों ने उसको ऑथोराइज कर दिया है। There is no pending show cause notice, कंपनी के अगेंस्ट कोई शो कॉज नोटिस पेंडिंग नहीं है या उसके प्रमोटर्स वगैरह के अगेंस्ट में। And the issuer has redressed 95% of the complaints, जो कंप्लेंट्स आते हैं ग्रीवेंसेस, उसको अगर आपने फुलफिल कर दिया है तो फिर आप फास्ट ट्रैक इशू कर सकते हैं। ये सेम अपन ने इंडिया वाले में भी देखा था पहले, फास्ट ट्रैक इशू। तो वो सब एक बार पढ़ के छोड़ देना है। फिर लेटर ऑफ ऑफर सबको जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हो। तो सब कॉमन पॉइंट्स है, जनरल नॉलेज। फिर जो जिनको नहीं मिला वो प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये पूरा जो इंडिया वाला देखा था हमने राइट, सेम चीज है, डुप्लीकेट है। तो उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो उसको ओवरव्यू करके जाने का। प्री इशू एडवर्टीजमेंट ऑफ राइट इशू, सब 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 सेम है। अब यहां लेंगे अपन ये लेक्चर में ब्रेक, और फिर लास्ट लेक्चर इसका अपन करेंगे। लास्ट लेक्चर या और एक लगेगा बुक बिल्डिंग स्कीम के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का एक चैप्टर है, 2 चैप्टर है बल्कि उनके, तो वो अपन देखते हैं ब्रेक के बाद।